एनआईए के छापे के बाद पीएफआई के विरोध प्रदर्शन ने दुनिया का ध्यान खींचा। वक्त वक्त पर केरल से आई एफआईआर और सदस्यों की ट्रेनिंग की तस्वीरों पर नजरें टिकी। सिर तन से जुदा नारों के पीछे पीएफआई की जमीन ने लोगों को हैरान किया। शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पीएफआई की फंडिंग ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। 16 साल पहले बने संगठन के 23 राज्यों में फैलाव ने कई सवाल खड़े किए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार छापेमारी हो रही है। सैकड़ों सदस्यों को गिरफ्तारी हुई, हजारों सबूत मिले और पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई। पीएफआई पर पाबंदी के बाद ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पीएफआई ने साजिशों का कौन कौन सा चैप्टर तैयार किया। ये जानना जरूरी है कि पीएफआई ने आतंक का कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसने सरकार को सख्त फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसी संगठन की असंवैधानिक, गैर कानूनी गतिविधियां प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक होती। हमें ये भी जानने का अधिकार है कि पिछले 8 वर्षों से खुफिया एजेंसियों ने ऐसे संगठनों को क्यों फलने फूलने दिया, क्यों उनकी गतिविधियों पर बीच बीच में विराम नहीं लगाया। हम किसी भी ऐसे संगठन को पनपने के पक्ष में नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि आतंक से कैसे जुड़े थे पीएफआई के तार और सुरक्षा एजेंसियों को क्या सबूत मिले। पीएफआई के निशाने पर थे पीएम मोदी। 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया था। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 22 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल थे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था पीएफआई। पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं से ढेरों दस्तावेज मिले। इसमें लिखा था कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटने पर ला देंगे। दंगों से हत्या तक में पीएफआई का नाम। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की थी। इसके बाद इसका नाम दंगों से हत्या तक में जुड़ा। संगठन 16 साल में 23 राज्यों तक पहुंच गया। बेरहमी से प्रोफेसर की हत्या। केरल में 12 साल पहले प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर 4 बार हमले हुए थे। दायां हाथ काट दिया गया था, शरीर पर कई जख्म दिए गए थे। जोसेफ पर हमले में पीएफआई का लिंक सामने आया था। पीएफआई ने ओसामा को शहीद बताया। पीएफआई ने अपने मुखपत्र तेजस के कवर पेज पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाई और उसे शहीद बताने की कोशिश की गई। शाहीन बाग प्रदर्शन में फंडिंग। सीए और एनआरसी के खिलाफ लंबे चले विरोध प्रदर्शन में पीएफआई का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों का मानना था कि प्रदर्शन के लिए फंड का जुगाड़ पीएफआई ने किया था। दिल्ली दंगों में पीएफआई का हाथ। शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जो दंगे हुए, उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया और जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत भी मिले। पीएफआई ने भले ही इस्लाम के नाम पर अपने संगठन का प्रचार प्रसार किया, भले ही अपने झंडे तले मुसलमानों को जोड़ने का काम किया, लेकिन आतंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई के साथ खड़ा होने से हर कोई बच रहा है। मैं समझता हूं कि देश हित में जो भी काम किया जाएगा, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। और मेरा यही मानना है, और मैंने पहले भी ये बात कई मरतबा कही है, कि जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी सरगर्मियों को और अपने कामों को
कानून के मुताबिक करना चाहिए, संविधान के अंदर करना चाहिए और देश के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। पीएफआई की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है। इसके टेरर फंडिंग के लिंक का पर्दाफाश हो चुका है। लिहाजा देश के दुश्मनों को सीख देने के लिए पाबंदी की कार्रवाई बेहद जरूरी थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।